गुड इवनिंग। आज का हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जाट हिस्ट्री में, और वो है भरतपुर का किला। भरतपुर का किला जाटों की शान का प्रतीक है। अच्छा, किलों का निर्माण प्रारंभ समय से ही हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से किले बनाए जाने लगे थे। और शिल्प शास्त्रों में बहुत सारे प्रकार के 19 से भी अधिक प्रकार के किलों का विवरण हम लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ पर केवल 6 प्रमुख जो किले के प्रकार हैं उनको मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। इसमें एक होता है धनुष दुर्ग, जो रेगिस्तानी दुर्ग कहलाता है। दूसरा होता है गिरि दुर्ग, ये हिल फोर्ट होते हैं जो पहाड़ पे बनाए जाते हैं। जल दुर्ग, ये पानी के बीच में बनाए जाते हैं। उसके बाद एक होता है वन दुर्ग, जो वन के बीच में बनाया जाता है। एक नरक दुर्ग भी होता है, जो वो बहुत मजबूत नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है, बहुत अधिक लोग उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। और एक प्रकार का दुर्ग है माही दुर्ग, जिसमें विशेषता के रूप में मिट्टी की या मड वॉल्स होती हैं। तो भरतपुर का जो किला है वो माही दुर्ग की श्रेणी में आता है। मैदानी इलाकों में बने जितने भी किले हैं उनमें ये अद्वितीय है। 1805 में ब्रिटेन के कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक भी इस किले को नहीं जीत पाए थे, और तभी से इसका नाम लोहगढ़ भी पड़ गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो इसकी स्वदेशी बनावट है। ये बाउल शेप या कटोरे के आकार का बना हुआ है, और चाहे सुरक्षात्मक दृष्टि से लें और चाहे आक्रमण की दृष्टि से लें, ये दोनों ही प्रकार से अपने सुरक्षा और आक्रमण में खरा उतरता है। और यही वो भरतपुर का किला है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाट रियासत के साथ स्थायी समानता मित्रता के आधार पर संधि करने के लिए विवश किया था। जहां तक इसकी लोकेशन का सवाल है, ये आगरा से 52 किलोमीटर और मथुरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं जयपुर और दिल्ली दोनों ही स्थानों से इसकी दूरी लगभग 185 किलोमीटर है। अच्छा, जिस स्थान पर यह किला बना हुआ है वहां 2 नदियां बहती हैं, एक है बाणगंगा और दूसरी रूपारेल। ये उन दोनों नदियों के उत्तर पूर्व में एक असमतल मैदान के ऊपर बना हुआ है, और इसके किले के दक्षिण पश्चिम में जल भराव है। आगे चल के जब हम भरतपुर के आक्रमण के बारे में बात करेंगे तब ये चीज महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होगी। अच्छा, हुआ क्या, इसके बारे में किंवदंतियां हैं। उपेंद्र नाथ शर्मा ने भी उसके बारे में लिखा है कि जब युवराज सूरजमल फतेहगढ़ी को जीते, उसको जीतने के बाद वो एक क्षेत्र में पहुंचे, और वो वहां वैसे ही विचरण कर रहे थे क्योंकि उन्हें वहां का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने देखा कि एक तालाब पर एक गाय और एक शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब उन्होंने आसपास पता किया तो वहां पता पड़ा कि एक नागा संत रहते हैं। युवराज सूरजमल जो ईश्वर भक्ति करते थे, वो उन नागा संत के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए, और उन्होंने उसे ये आशीर्वाद दिया कि आप अपनी राजधानी इसी स्थान पर बनाएं। और इस कारण जनवरी 1743 को गोवर्धन जी की कृपा या ब्लेसिंग्स लेने के बाद भरतपुर के किले का निर्माण प्रारंभ हो गया। ये किला, जिसकी जो मुख्य चीजें हैं वो 8 वर्षों में बनी, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा। तो जब इसका प्रारंभ हुआ किले का, तो हफ्ते भर तक करीब पूजा चली, और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ इसकी नींव रखी गई। इसके बारे में हमें एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन या कविता मिल जाती है, और उस कविता का नाम है सुजान विलास,
जो सूरजमल के कोर्ट पोएट थे या उनके जो दरबारी कवि थे सोमनाथ, उनके द्वारा रचित ये कविता है और बहुत सुंदर कविता है ये। जहां तक उसको बनाने के मटेरियल का सवाल है, तो जो पत्थर लाए गए थे वो फतेहपुर सीकरी और बयाना के बीच में एक स्थान पड़ता है, बंसी पहाड़पुर, वहां से लाए गए थे। और कुछ पत्थर जो बालुई पत्थर थे वो लाए गए थे बारेठा से। ये वो स्थान है जहां पर बाद में जाट रियासत ने बांध एक बनाया था। उन लोगों ने वाटर सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया है। देखो, रियासतें वो याद नहीं रखी जाती जो युद्ध लड़ती हैं या जीतती हैं, रियासतें वो भी याद रखी जाती हैं जो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। और इसमें महाराजा सूरजमल अब बेजोड़ हैं। अच्छा, इसके चारों तरफ एक खाई बनी हुई है और उस खाई पे दो स्थानों पर ओवरब्रिज या पुल हैं जिसके द्वारा इस किले के अंदर जाया जा सकता है। इस किले की एक और विशेषता है, इसमें कृष्ण जी का भी मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है। अब वही कृष्ण जी के मंदिर को गोपाल जी, मनमोहन जी, चतुर्भुज जी, ठीक है, दाऊ जी, रघुनाथ जी, बहुत सारे नामों से उनको बुलाया जाता है। पर विशेषता ये है कि भारत के समस्त किलों में ये अकेला ऐसा किला है जहां कृष्ण का मंदिर है। अच्छा, मजबूती के लिहाज से ये इसका 3 फोल्ड डिफेंस सिस्टम था। इसके बारे में थोड़ा लेट चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लें कि इसमें बुर्ज थे। इसमें 8 बुर्ज बनाए गए थे जिनसे आक्रमणकारियों से उस किले को सुरक्षित रखा जा सके। इसमें जो सबसे मेन बुर्ज है वो है जवाहर बुर्ज। उसके बाद एक लालावाला बुर्ज है। उसके बाद एक जेठ मालवाली बुर्ज है। भागरवाली बुर्ज भी है, यहाँ पर नवल बुर्ज है और भैंसवाली बुर्ज है। इसके अलावा एक गोकुल राम रिसालदार हुए, उनके नाम का भी बुर्ज है और एक कालका बुर्ज है। और सारी बुर्जों पर तोपें लगी हुई हैं। और एक बुर्ज, जवाहर बुर्ज पे बहुत बड़ी तोप लगी गई है जो ठोस पीतल की बनी हुई है और जिसका जो लेंथ थी या लंबाई थी वो 4.67 मीटर है और उसकी जो नाल का मुंह है वो 1.82 किलोमीटर चौड़ा है। ये सबसे बड़ी तोप है। इसके बारे में विवरण देते हुए जब ये 1805 का घेरा हुआ था तो उसमें वो बताते हैं कि वो जब तोप का गोला निकला तो वो भयानक गर्जना उससे हुई। लेकिन जो अंग्रेजी सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि वो इतनी तेज और इतनी दूर निकली कि वो जो उनकी ब्रिगेड थी उससे भी कहीं पीछे जाके वो गोला फटा था। इसके अलावा वहां पर एक लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है, जिसका व्यास या डायमीटर हम जिसको कहते हैं वो 12 इंच का है। और उसमें हिंदी में जितने भी भरतपुर राज्य के राजा हैं उनके नाम उत्कीर्ण हैं और शुरुआत कृष्ण जी से होती है। जहां तक मोट का सवाल है या उसकी खाई का सवाल है तो वो जो घेरा है वो 11.2 किलोमीटर का घेरा है। अब इसके अलावा बुर्जों के अलावा हर बुर्ज के पास गेट हैं। कुल मिलाकर भरतपुर के किले में 10 गेट हैं। जो मथुरा की तरफ रास्ता जाता है वो मथुरा गेट है। एक अटलबंद गेट है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट है वीर नारायण गेट। इसके बाद जो कुम्हेर की तरफ जाता है वो कुम्हेर दरवाजा है। जो गोवर्धन की तरफ जाता है वो गोवर्धन दरवाजा है। एक जगीना दरवाजा है, एक नीमदा दरवाजा है, अनार दरवाजा है और 2 पोल हैं, चांद पोल और सूरज पोल दरवाजे। इस तरीके से कुल 10 दरवाजे उस किले में हैं। और वो जो दरवाजे हैं उसमें भाले लगे हुए हैं और पास में ही परकोटे बने हुए हैं ताकि अगर कोई उन गेटों को तोड़ के अंदर आने का प्रयास करता तो उसको वहीं के वहीं पर रोका जा सकता था। किले के अंदर
रिहायशी जो महल हैं वो भी बने हुए हैं और इमारतें भी बने हैं। क्योंकि जब सूरजमल ने अपनी भदन सिंह जी के समय में राजधानी डीग रही, लेकिन जब सूरजमल ने राजधानी भरतपुर की तो तोशा खाना जो ट्रेजरी है उसको भी लाया गया। तो ये सब देखते हुए जितने भी ये स्थल हैं वो सब के सब किले के बीचों बीच हैं ताकि वो सुरक्षित रह पाए। और जहां तक सिपाहियों की बैरिक या सैनिकों की बैरिक है वो उन दीवारों के किनारे थी, यानी कि साथ ही साथ वो आक्रमणकारियों का जवाब दे पाए। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर सुंदर महल वहां बने हुए हैं, जैसे किशोरी महल, रानी किशोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में डिस्कस कभी करेंगे। महल खास एक वहां बना हुआ है, लक्ष्मी रानी का भी महल बना हुआ है और एक पटियाली रानी का महल बोला जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर भरतपुर के किले का है। अब हम आते हैं कि भरतपुर का किला अभेद्य या जाटों की शान क्यों हो गया। देखो, एक गवर्नर जनरल आया लॉर्ड वेलेस्ली और उसने एक संधि शुरू करी, वो बोली जाती थी सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, जिसमें उनकी नीति थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि धीरे धीरे जितनी भी देशी रियासतें उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें। और यही चीज उन्होंने अपनाई मराठाओं के विरुद्ध भी। और उनका एक युद्ध चला मराठाओं से, जिसमें जो जाट राजा थे उसने होलकरों का, जिनसे वो युद्ध लड़ रहे थे, उनका साथ दिया। तो लॉर्ड लेक ने इसको एक अवसर माना। वो चाहते थे कि जाट रियासत भी उनकी परतंत्र हो जाए और उन्होंने सबसे पहले डीग के किले पर आक्रमण किया और डीग के किले को जीत लिया। डीग जीतने के बाद जो लॉर्ड लेक, जो कमांडर इन चीफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके हौसले और आत्मविश्वास और उसके सैनिकों के हौसले और बढ़ गए और वो भरतपुर की तरफ चला कि चलो भरतपुर के किले को भी साथ ही साथ जीत लेते हैं। और उसने भरतपुर का घेरा डाला। यहां मैं बताऊंगा कि महाराजा सूरजमल ने जब उस किले का निर्माण कराया तो वो 3 फोल्ड डिफेंस है। एक तो खाई है, खाई के बाद मिट्टी की दीवार है और मिट्टी की दीवार के अंदर जो परकोटा या दीवार है वो बहुत मजबूत बनी हुई है। तो खाई विशेष थी। उसके बाद अगर गोला शत्रु मारता था तो वो दरबार में जो दीवार है उसमें धंस जाता था और खाली दरार पैदा करता था। और अगर वो थोड़ी और ट्रेजेक्टरी से गोले को दागते थे तो वो ऐसे स्थान पर गिरता था जहां पर किसी के हताहत होने की कोई संभावना नहीं थी। लॉर्ड लेक, जिसने आयरलैंड को भी एक तरह से अपने उसमें जीता था, एक तरह से सारे विद्रोहों को कुचला था वहां पर, और यहां पर भी वो जीतता हुआ चला आ रहा था। उसने 1803 में आगरा के इतने विशालकाय किले को भी जीत लिया था। लेकिन वो भरतपुर किले की या सूरजमल द्वारा जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी उस जमाने में उन्होंने प्रयोग करके जो अपने दुर्ग का निर्माण किया था उसको नहीं समझ पाया। अब कुल मिला के लॉर्ड लेक ने 4 बार आक्रमण किया ताकि वो भरतपुर के किले को जीत पाए। उसका सबसे पहला आक्रमण जो है उसके कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रायन, और उसके साथ मेजर हॉक्स थे और लेफ्टिनेंट कर्नल मेटलैंड थे। अच्छा, जो किला था, किले के आगे तने गाड़ के और मजबूत प्रदान कर दिया गया था भरतपुर के लोगों के द्वारा, ताकि उसके टाउन को या कस्बे को भी बचा पाए और किले को भी सुरक्षित रख पाए। तो लॉर्ड लेक ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें कमांडर ये रायन है, ये बाईं तरफ रहे और मेजर हॉक्स दाईं तरफ थे और लेफ्टिनेंट कर्नल मेटलैंड ये मध्य में थे।
और तीनों ने ही अपने अपने स्पॉट बना लिए कि कहां से उन्हें ट्रेंच को तोड़कर आगे बढ़ना है और किले पर कब्जा करना है। जहां तक मेटलैंड की बात है जो बीच में है, क्योंकि रात का समय था, वो रास्ता भटक गया। और जब मेटलैंड रास्ता भटक गया तो उसके सैनिक कोई बाईं तरफ चला गया और कोई दाईं तरफ चला गया। इस बीच में इन दोनों ने, रायन ने भी और हॉक्स ने भी प्रयास किया, पर किले के रक्षकों ने उनको जवाब दिया। हालांकि पहले आक्रमण में थोड़े से जो किले के रक्षक थे वो हिचकिचा रहे थे, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने खूब गोलीबारी करी और अंत में मेटलैंड मारा गया। मेटलैंड के मारे जाने के बाद एक और चीज हुई कि जो घायल सैनिक थे उनको छोड़कर जो यूरोपियन सैनिक या अंग्रेजी सैनिक हैं वो भाग खड़े हुए, और ये जो वुंडेड सिपाही थे ये भी अल्टीमेटली मार डाले गए। तो जहां तक अंग्रेजों के नुकसान की बात है, इस पहले हमले में 5 अधिकारी और 85 सैनिक मारे गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और 24 अधिकारी और 371 जो उनके सैनिक थे वो बुरी तरीके से घायल हुए थे। अब लॉर्ड लेक बहुत इंटेलिजेंट था। अब उसने, जब ये पहला आक्रमण विफल हो गया तो उसने सोचा कि भाई रीजंस निकाले कि ऐसे क्या कारण है कि ये हमारा जो आक्रमण है वो विफल हो गया। तो सबसे पहले उसने गुप्तचरी की सहायता ली। उसने ये पता लगाने का प्रयास किया कि ये जो खाई है ये कितनी चौड़ी है, कितनी गहरी है, क्योंकि जब लॉर्ड लेक आया था उस समय खाई में पानी नहीं था। मैंने आपको पहले बताया था कि दक्षिण पूर्व में पानी भरा हुआ था। जैसे ही शत्रु आए वो दक्षिण पूर्व से पानी छोड़ दिया गया और पूरी खाई पानी से लबालब हो गई। तो पहला लॉर्ड लेक का काम यह था कि यह पता लगाया जाए कि कितनी इसकी गहराई या चौड़ाई है। इसके अलावा ऐसी सीढ़ियों का इंतजाम किया गया जो हल्की हैं और जिन पर चढ़कर किले के पार कूदा जा सकता है। इसके अलावा उस खाई को पार करने के लिए अस्थाई पुलों, जिनको आप कैरी करके ले जा सकते हैं, उसको ले जाया गया। अब आक्रमण किया। जो दूसरा आक्रमण था उसमें मेजर जनरल स्मिथ ये और सेना लेकर आ गए थे। लॉर्ड लेक ने और सैनिक बुला लिए थे ताकि सैनिक या जो युद्ध सामग्री है वो कम ना पड़े। इस युद्ध की कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल मैकरे के हाथ में थी और ये दूसरा आक्रमण किया गया। और योजना ये बनाई गई कि पहले पुल के द्वारा खाई को पार किया जाएगा और उसके बाद सीढ़ी से उस किले के अंदर कूदा जाएगा। पर हुआ उल्टा। जो भी उसकी गुप्तचरी थी वो फेल हो गई। जो अस्थाई पुल है वो 1/3 भी नहीं निकला उस डिच का। और जहां जहां तक किले के रक्षकों को ये पता था कि ये आक्रमण करेंगे, वहां वहां पर खाई को और गहरा कर दिया गया। उसमें एक जाबाज यूरोपियन या इंग्लैंड का वो भी था अधिकारी, लेफ्टिनेंट मॉरिस। उसने खाई को तैर कर पार किया। सब लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन उसने खाई को तैर कर पार किया। पर वो दीवार पर भी चढ़ा, लेकिन गोली लगी और वो गिर गया। क्योंकि पहले आक्रमण के बाद किले के रक्षकों को बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ गया था, तो उन्होंने खूब जो है वो उल्टा आक्रमण ब्रिटेन की फौज पर किया और इन लॉर्ड लेक के सैनिकों को खदेड़ दिया वापस। और साथ ही साथ वो जो सीढ़ी लेके आए थे और वो जो अस्थाई पुल लेके आए थे उनको भी लेके वो अपने किले के अंदर चले गए। तो दूसरे आक्रमण के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक हैं उनका हौसला टूट गया, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे उनमें उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ उन किलों को जीत लिया था। लेकिन यहां वो परेशानियों में
फंस गए। एक राइटर हुए हैं शिप, जो उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी है और वो फौज में भी था। तो वो लॉर्ड लेक के बारे में, उनके अभियानों के बारे में लिखता है। तो इस भरतपुर के अभियान के बारे में वो लिखता है कि जैसे अब तंबू में, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी के तंबू हैं, वो लिखता है कि अब तंबुओं में प्रवेश एक तरह से परेशान करने वाला था, क्योंकि 1 महीने पहले जिन तंबुओं से हंसी मजाक, खुशी और उल्लास के स्वर निकला करते थे, वही अब दुख और गमगीन चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि दूसरे आक्रमण ने ही ब्रिटिश सैनिकों को और उनकी जो सेना थी उनको झकझोर दिया था। वो शिप ये भी बताता है कि जो लॉर्ड लेक है उसने सैनिकों का उत्साहवर्धन भी किया और उनसे कहा कि आप बहुत बहादुरी से लड़े और हम इसको जीत के ही मानेंगे, क्योंकि ये लॉर्ड लेक की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था कि पूरे भारत का कमांडर इन चीफ जो उस समय वहां मौजूद है, वो भरतपुर के किले को नहीं जीत सकता। अब उन्होंने तैयारियां और करनी शुरू करी तीसरे घेरे के लिए। सबसे पहले उन्होंने अपना स्थान बदला, क्योंकि 1 महीना हो चुका था। उस स्थान से उन्होंने दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया और नए क्षेत्रों को देखा जहां से वो किले की दीवार में दरार बना सकते थे। इसके लिए और अलग से इंतजाम किए गए। जो वो होते हैं बेड़े पीपों के, जो तैर सकते थे, उनको इकट्ठा किया गया। लकड़ियों के गट्ठरों को इकट्ठा किया गया और ऐसी नावें बनाई गई जो डालियों से बनी थी, छोटी छोटी नाव थी जिनको तैरकर पार कर सकते थे। और इसके अलावा रेत के बोरों का भी इंतजाम किया गया कि वो रेत के बोरे डाल के और उस पर रास्ता बनाकर किले की दीवार तक पहुंचा जा सकता है। तो ये इंतजाम तीसरे अभियान से पहले ब्रिटिश सेना ने किया। तीसरे अभियान, अच्छा इस बीच में एक चीज और हुई। जाटों का साथ होलकर दे रहा था जो किले के बाहर था। अंग्रेजों ने एक बार उसे खदेड़ा भी, लेकिन वो फतेहपुर सीकरी से फिर लौट के आ गया। और फिर एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति था आमिर खान। ये मर्सिनरी था। उस समय लोग अपना सशस्त्र दल रखते थे, उनके पास कोई रियासत वगैरह नहीं होती थी, पर अगर कोई उनसे मदद मांगता तो पैसों के बदले में उनकी तरफ से लड़ते थे। तो इस अफगानी को इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन ये होलकरों से ज्यादा प्रभावित था और ये भी आ गया। तो एक दल इनको खदेड़ता हुआ ले गया। आमिर जो था वो अफगानी, वो भाग गया, लेकिन बहुत ज्यादा बीच में उस जो तीसरा आक्रमण है उसमें थोड़ा सा डिले हुआ। इस बीच में बॉम्बे से मेजर जनरल जोन्स और सेना और युद्ध की बहुत सामग्री लेके आया कि ये जो तीसरा हम आक्रमण करेंगे इसी में हम जीत लेंगे। इसमें जो कमांड थी वो लेफ्टिनेंट कर्नल डॉन के पास थी और इसमें 2 व्यक्ति थे, लेफ्टिनेंट कैप्टन ग्रांट और लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर। ये लोग थे। अब लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, जिसमें टेलर का काम था कि वो जो बाहर की तरफ की जो ट्रेंच है और जो गोले हैं उनको उन पर अटैक करेगा, और टेलर का था कि वो वीर नारायण गेट के ऊपर हमला करेगा। ये बहुत ही भयानक हमला हुआ, लेकिन उतने ही उत्साह के साथ जो भरतपुर किले के रक्षक थे उन्होंने वापस आक्रमण ब्रिटिश फौज पर किया। उनके पास 6-6 की जो 24 पाउंडर्स गन थी, जिनसे बहुत बड़े बड़े दीवारों को तोड़ा जा सकता था, वो भी उन्होंने अप्लाई करी, लेकिन अल्टीमेटली उसका कुछ नहीं हुआ और ये जो घेरा है वो भी बुरी तरीके से ब्रिटिश सेना उसमें हार गई। इस तीसरे में 3 ऑफिसर और 162 सैनिक अंग्रेजों के मारे गए थे और 25 ऑफिसर और 732 जो सैनिक थे वो घायल हुए थे, जबकि दूसरे वाले में 18 ऑफिसर और 568 सोल्जर्स जो ब्रिटिश सैनिकों के थे वो मारे गए थे। अब लॉर्ड लेक
प्रतिष्ठा में फंस गया। और जैसे जैसे उसके सैनिकों का आत्मबल कम होता जा रहा था, वैसे वैसे जो किले की रक्षा कर रहे थे उनका आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच गया। तो चौथे अटैक से पहले लॉर्ड लेक ने उल्हाना भी दिया अपने सैनिकों को, ये पूरा इसका विवरण मिलता है। और ये भी बताया कि किस तरीके से उनकी बहादुरियां याद दिलाई कि आप कितने बहादुर हैं, आप सब जीत लेते हैं, ये तो एक किला है, क्या हम इसको नहीं जीत पाएंगे। और उसमें हमें एक विवरण मिलता है लेफ्टिनेंट टेम्पल्टन का। उसने कहा कि नहीं, हम इसका प्रण लेते हैं और इस बार हम सफल होंगे। ये बहुत भयानक आक्रमण था जो चौथा वाला था। लेकिन इसी में जो भरतपुर किले के रक्षक हैं उन्होंने उतनी ही वापसी से ब्रिटिश सेना पे कार्रवाई की। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह वो किले की प्राचीर पर और जो बुर्ज बने हुए हैं, बेस्टियंस बने हुए हैं, उन पर खड़े रहे और अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते रहे। लेफ्टिनेंट टेम्पल्टन ने अपना वादा निभाया। उसने उस खाई को भी पार किया और वो जो दीवार है उस पे चढ़ गया, क्योंकि उस दीवार पे चढ़ना बड़ा मुश्किल था, और झंडा लेके वो चढ़ा। लेकिन जो किले के या जाटें, उन्होंने उसको गोली मार दी और वो मर गया। इसके अलावा जो चौथे में कमांड तो मॉनसन के पास है, एक मेजर मेंजिस, उसने भी साथ साथ इस पे चढ़ने का प्रयास किया और ये दोनों ही ऑफिसर्स मार दिए गए। जाटों ने इस जो चौथा आक्रमण है इसमें बहुत घातक दृढ़ संकल्प के साथ मोर्चा संभाला और अंग्रेजों को बुरी तरीके से खदेड़ दिया। एक काम वो करते थे कि अंग्रेज अगर अपने गोले से कोई दरार बनाते थे तो वो साहसिक रूप से उस दरार को तुरंत भर देते थे। अंग्रेज बहुत परेशान थे। जब वो किले के पास भी आ जाते थे तो अब वो गोले कैसे चलाएं। अगर वो गोला चलाएंगे तो फालतू की जगह गिर रहा है, और अगर वो मिट्टी में गोला चला रहे हैं तो वो मिट्टी में धंस जा रहा है। इस चौथे आक्रमण में 6 ऑफिसर और 125 सैनिक लॉर्ड लेक के मारे गए थे, और 28 ऑफिसर और 862 जो सैनिक हैं वो घायल हुए थे। और फिर लॉर्ड लेक को वापस हटना पड़ा। उसने ये स्वीकार कर लिया कि भरतपुर का किला अजय है और इसको जीता नहीं जा सकता। लेक ने इस अभियान को जोखिम भरा अभियान बताया है। उसकी सेना सहम गई थी, डर गई थी। उसकी सेना में कमी होने लगी थी, क्योंकि इतने लगभग 3100 लोग तो मारे गए थे और जो घायल हुए थे वो इतनी बुरी अवस्था में थे कि वो दोबारा से नहीं आ सकते थे। इसके अलावा वो परेशान भी हो गई थी सेना और थक भी गई थी। उन्होंने कभी ना तो इतने मजबूत दुर्ग पर आक्रमण किया था अपनी जिंदगी में, और ना ही इतने आत्मविश्वास से भरे जाटों से मुकाबला किया था। उनके जो गोला बारूद है वो खपने लगे थे, पास से अब मंगाने की कोई वो नहीं रह गई थी। जाटों ने क्या करा, उन्होंने मौका पाते थे वो आक्रमण करते थे। जैसे वो रेत के बोरे लाने के लिए उन्होंने लगाए कि खाई में डालेंगे, तो जाटों ने आक्रमण किया और रेत के बोरे लेके जो है वो कस्बे में चले गए। उन्होंने उनकी तोपों को भी हानि पहुंचाई। अंग्रेजों की तोप को या जला दिया या उनको इस लायक कर दिया कि वो फायर ना कर पाए। लॉर्ड लेक की सेना का आत्मविश्वास टूट गया था और घायलों की जो सीमा थी वो अपनी सीमा को भी पार कर गई थी। जब बाद में लॉर्ड लेक से पूछा गया कि भरतपुर के किले को आप क्यों नहीं जीत पाए, तो उसने 3 चीजें कही थी। उसने सबसे पहले कहा था कि भाई किले की जो मजबूत बनावट है उससे हम लोग उस पर कब्जा नहीं कर पाए। दूसरा उसने कहा था कि युद्ध सामग्री की कमी हो गई थी, क्योंकि जाट न केवल सुरक्षा कर रहे थे बल्कि वो साथ साथ आक्रमण भी कर रहे थे, और ऐसी कोई भी सामग्री उन्हें मिलती थी वो उसे लूट लेते थे। और तीसरा उसने बताया अभियंताओं की अयोग्यता। बोले कि जो इंजीनियर्स थे
वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो उसको खाई को पार करने या उसके मेजरमेंट का सिस्टम बना पाए। इतनी बड़ी सेना, कमांडर इन चीफ लॉर्ड ले, वो भरतपुर के किले को नहीं जीत पाया। अब हम ये कहें कि भाई केवल जो है आक्रमण और सेना करते और रुकते, पर ये ध्यान रखो कि जाट अगर जीते हैं तो ये सिर्फ अवसर या अच्छे भाग्य से नहीं जीते। जो भरतपुर के जाट थे उनका अभूतपूर्व साहस और रण कौशल भी उसमें उतना ही जिम्मेवार था। उन्होंने अंग्रेजी सेना को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। वो बहुत तेज और एक जिस तरीके से कहते हैं कि अपना पूरा जीवन झकझोर देने वाला वो काम करा, क्योंकि दरारों को भरना गोले चलनों के बीच में बहुत आसान नहीं होता, लेकिन किले के रक्षकों ने इसमें कोई दिक्कत नहीं करी। वो दरार भी भरते जाते थे और बाहर आकर आक्रमण भी करते थे, और इस किले की सुरक्षा पूरे भारत में एक मिसाल बन गई। अंग्रेजों का जगह जगह मजाक उड़ाया जाता था और ये कम से कम 20 वर्षों तक जारी रहा। बहुत सारी लोकतियां और कहावतें भी हो गई, जैसे एक ये है, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। और ये हुआ भी यही कि छोटे छोटे हैंडफुल जो जाट्स होते थे वो बहुत हथियारों के साथ बने सैनिकों को भी खदेड़ देते थे और उनका सामान लूट लेते थे। देशी रियासतों को भी ये संदेश गया कि अंग्रेज अजय नहीं हैं, उनको पराजित किया जा सकता है या उनके आक्रमण को विफल किया जाता है। देखो, ये एक साइकोलॉजी होती है और ये साइकोलॉजी थी पूरे संसार में। व्हाइट रेस या जो गोरी नस्ल है उसे सुपीरियर माना जाता है। जब आप ये सोच लेते हैं कि हमारा शत्रु हमसे मजबूत है तो आप आधी लड़ाई उसी समय हार जाते हैं। गांवों में कहावत है ना, जो रोता हुआ जाता है वो मरे की खबर लाता है। ये चीज थी, और ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आगे देखेंगे कि व्हाइट रेस चलती रही, पर जब 1907 में जापान ने रशियन आर्मी को पराजित किया तभी से सारा कुछ परिवर्तित हो गया। आपका जो नेशनलिज्म है वो भी तो 1905 तक तो आप दबे रहे थे कि बंग बंग हो गया, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि एकदम राइज होता चला गया। तो जब देशी रियासतों को यह पता पड़ा कि भरतपुर ने इन अंग्रेजों को रोक दिया तो वो हिम्मत हो गए, और इसके बाद अंग्रेजों को जो लड़ाई लड़नी पड़ी उसमें उन्हें और अधिक बल और अधिक सेना और अधिक युद्ध सामग्री का प्रयोग किया जाए। लंबे समय तक अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर किले की स्लेटी मिट्टी की दीवारों में दफन होकर रह गई थी। और भारत में ही नहीं, एक डब्ल्यू हंटर है, उन्होंने बुक लिखी है जिसमें वो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे भीमसेन, उनका एक स्टेटमेंट देते हैं, और उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि हम अजय हैं, हम हार नहीं सकते। फिर वो आगे बढ़ के ये कहते हैं कि भरतपुर का किला वो तो मनुष्यों द्वारा बनाया गया था, जब उस पे अंग्रेज अधिकार नहीं कर पाए तो हम तो प्रकृति के बनाए हुए क्षेत्र में रहते हैं और तेज तर्रार होना हमें ईश्वर ने दिया है, तो अंग्रेज हम पर कैसे हावी हो सकते हैं। तो भरतपुर का किला या लोहगढ़ का किला या जाटों की शान, ये हमें ये भी बताता है कि किस तरीके से जो एक रणनीतिक दिमाग महाराजा सूरजमल के पास था, उन्होंने एक स्वदेशी डिजाइन से एक ऐसे किले का निर्माण कर दिया जो ब्रिटेन का कमांडर इन चीफ भी नहीं जीत पाया। और इसका असर केवल वहीं तक नहीं रहा, लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि चला रहा था उसको भी भारत से 1805 में वापस बुला लिया गया। तो ये जो लोहागढ़ का किला है ये शान है, और ये जो घटना है ये भारतीय इतिहास में अमर है। धन्यवाद।